हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए। और आज हम जो उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो है रेनबो यानी कि अंग्रेजी। रेनबो में आज हम पढ़ाएंगे उन्हें लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर और फार्मर का मतलब होता है किसान। आज हम उन्हें चतुर किसान की एक कहानी पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम 5 पार्टों की वीडियो बना चुके हैं, आप वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पार्ट की हिंदी को समझेंगे, उसके बाद इसकी प्रश्न उत्तर और वर्ड मीनिंग और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो सब करेंगे। मतलब हम आज इस पूरे पार्ट को ख़त्म करेंगे, तो आप आखिर तक इस पार्ट को देखिए, समझिए और उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग और प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखकर उन्हें याद कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। ये एक चतुर किसान की कहानी है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो कि एक पहाड़ी ढलान पर। हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ों में नीचे ढलान होती है ना कहीं कहीं, तो वहाँ पर कहीं कहीं ढलान पर मकान बनाकर भी रह सकते हैं, तो ये वहीं रहता है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है वहाँ पर जो खेती की जाती है पहाड़ी ढलान पर, सीढ़ीदार खेती इसका मतलब होता है, उसे कहते हैं टेरेस फार्मिंग। वैसे टेरेस का मतलब होता है छत। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। ये एक चतुर किसान की कहानी है जो पहाड़ी ढलान पर रहता है, जहाँ किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं। ठीक है जी। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड। एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, एक किसान ने खरीदा एक खेत नियर ए हिल साइड, इस पहाड़ी ढलान के पास। एक बार एक किसान ने पहाड़ी ढलान के पास एक जमीन खरीदी या एक खेत खरीदा। क्यों खरीदा हुआ? खेती करने के लिए। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स एंड बिगेन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली। ही मतलब उसने, देन मतलब तब, बॉट मतलब खरीदा, ए पेयर ऑफ बुलक्स, पेयर मतलब होता है जोड़ा और ऑफ बुलक्स मतलब बैलों का, एंड बिगेन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली। प्लो मतलब जोतना। उसने एक बैलों का जोड़ा खरीदा और अपने खेत को खुशी खुशी जोतने लगा। हैप्पीली मतलब खुशी के साथ। ठीक है, दोबारा पढ़ा देता हूँ। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड। एक बार एक किसान ने अपने पहाड़ी ढलान के पास एक ज़मीन खरीदी या खेत खरीदा। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स। उसने तब एक बैलों का जोड़ा खरीदा। एंड बिगेन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और अपने खेत को खुशी खुशी जोतना शुरू कर दिया। हार्डली हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड। मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, उसने अभी आधा ही खेत जोता होगा। वैन ए टॉल मैन, टॉल मतलब लंबा, तभी एक लंबा आदमी केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली, वहाँ आया और उस पर गुस्से से चिल्लाया। एंग्री मतलब गुस्से से। हे, अरे, यू देयर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। मेरा घर जो है इस हिल के नीचे है। यानी कि फुट मतलब पैर होता है वैसे, पर यहाँ पर नीचे का मतलब आ जाएगा कि पहाड़ी का जो निचला सिरा है वहाँ पर मेरा घर है। वाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरिस। तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? पहाड़ी तो बहुत बड़ी होती है, उसकी जो पूरी पहाड़ी तो उसकी छत हो नहीं सकती, तो वो क्या करने आया था? वो किसान को गुस्से से डराने आया था ताकि वो वहाँ पर खेती ना करे। हे, अरे, यू देयर, माई हाउस इज़ एट द फुट ऑफ दिस हिल। मेरा जो घर है वो इस पहाड़ी के निचले सिरे पर है। वाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरिस। तुम मेरी छत पर क्या कर रहे हो? फिर किसान क्या कहता है? प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री। कृपया आप गुस्सा मत होइए। वो फिर भी प्यार से बात करता है। प्लीज़ अगर शब्द लगा दें तो समझ लीजिए आप उससे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, या फिर आप उससे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। प्लीज़ शब्द का मतलब यही होता है। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काल्म, काम मतलब शांत हो जाइए। रिप्लाइड द फार्मर, फार्मर ने यानी किसान ने उत्तर दिया, कृपया आप गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा, आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स। मैं खेत जोत रहा हूँ ताकि मैं बीज उगा सकूँ या बीज बो सकूँ। सो मतलब बोना, ताकि मैं बीज बो सकूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा या जब मेरी फसल उगेगी। आई सेल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, क्रॉप मतलब फसल होता है ये। तो मैं अपनी जो फसल है वो तुम्हारे साथ शेयर मतलब बांटूंगा। किसान ने क्या कहा? जब वो गुस्सा होकर उसके पास आया कि तुम मेरे खेत पर क्या कर रहे हो, तो किसान ने कहा
कि आप गुस्सा मत होइए, शांत रहिए, मैं अभी जो फील्ड को जोत रहा हूँ उसमें मैं बीज बोऊंगा, उसके बाद जो फसल होगी उसे मैं तुम्हारे साथ बांट लूँगा। 1 ईयर यू टेक वाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, बिलो मतलब नीचे, 1 साल तो वो वाली फसल लेना जो कि उस खेत के नीचे होगी। एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल, यू टेक वाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगले साल वो वाली फसल लेना जो कि मैदान के ऊपर होती है, खेत के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ज़मीन के ऊपर होती हैं। जैसे आलू ज़मीन के अंदर होता है, इस पार्ट में मूंगफली को बताया गया ज़मीन के अंदर होती है, और जो बाकी के चावल गेहूँ वो कैसे होते हैं, ज़मीन के ऊपर। तो किसान जो है अपनी बुद्धिमत्ता से उसे पागल बना रहा था कि 1 साल आप अंदर वाली फसल लेना और 1 साल आप बाहर वाली, मतलब ज़मीन के अंदर वाली और ज़मीन के बाहर वाली। आगे पढ़ते हैं। द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश हो गया, अरे वाह, फ्री में उसको फसल मिल रही है, उसे कुछ मेहनत भी नहीं पड़नी पड़ी और छत तो उसकी है ही नहीं, फिर भी उसने किसान को पागल बना दिया, वो ये सोच रहा है। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान्स ऑफ फूलिंग हिम, उसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि किसान उसे पागल बनाने का प्लान बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट, पहले साल फार्मर ने क्या बोया, गेहूँ। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड, उसने सारा गेहूँ ले लिया क्योंकि वो कैसे उगा था, अबव द ग्राउंड। और उसने लंबे आदमी से क्या कहा था कि पहले साल तुम वो लोगे जो ज़मीन के नीचे उगेगा, और गेहूँ तो ज़मीन के ऊपर उगता है, क्योंकि किसान तो पहले से ही इस प्लान बना रखा था उसने कि वो तो ऊपर वाली फसल लेगा, इसलिए उसने गेहूँ बोआ। एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन, रूट मतलब जड़, और गेहूँ की जड़ दे दी लंबे आदमी को, विच वर बिलो द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे थी। ठीक है। द टॉल मैन गॉट एंग्री, लंबा आदमी गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने जो है किसान से कहा, द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, कि अगली बार वो वाला हिस्सा लेगा जो कि ज़मीन के ऊपर होगा। द फार्मर एग्रीड, किसान दोबारा एग्री हो गया क्योंकि उसने तो पहले से प्लान बना रखा था। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट, अगली साल उसने मूंगफली के बीज बो दिए क्योंकि मूंगफली ज़मीन के नीचे होती है, और किसान ने कहा था वो ऊपर वाला लेगा। वहन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल जो है पूरी हो गई या पक गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स, तो नीचे वाली फसल किसने ले ली, सारी किसान ने। एंड इज ग्रो बिलो द ग्राउंड, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे उगती है। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स, और बेचारे लंबे आदमी को क्या मिली, केवल पत्तियाँ, विच वर अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर थी। तो जो है एक तरह से किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे पागल बनाया। वो जब ऊपर की फसल लेने वाला होता है तो नीचे की जो फसल जो काम की नहीं होती वो लंबे आदमी को दे देता है, और जब ऊपर की फसल लंबा आदमी मांगता है तो वो वाली फसल उगाता है जो कि ज़मीन के नीचे उगती हैं। इन दिस वे द टॉल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस तरह से लंबे आदमी को किसान ने दोबारा से पागल बना दिया। ठीक, अब हम इस पार्ट के वर्ड मीनिंगों को पढ़ेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग तो पहले किताब में लिखे हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ मैंने भी लिखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग लिखने का मेरा प्रयास रहता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें, तो आप आसानी से इसकी हिंदी समझ पाएंगे और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो पाएगी। तो सबसे पहले किताब के वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। बुलक्स, बुलक्स माने होता है बैल। ठीक है। प्लोइंग, प्लोइंग मतलब होता है हल चलाना या जोतना, जोतना भी कहते हैं। एंग्रीली, गुस्से से। टेरेस मतलब छत होती है वैसे, पर इसमें सीढ़ीदार खेत के लिए प्रयोग किया गया है। काम मतलब शांत, इसमें एल जो है वो साइलेंट है, देखो CALM, तो काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे काम, इसका मतलब होता है शांत। सो मतलब जमीन में बीज बोना, और प्लीज्ड मतलब संतुष्ट होना या खुश होना। ठीक है। अब कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, उनके मीनिंग पढ़ते हैं। छोटा कर लेता हूँ मैं इस पिक्चर को ताकि आपको सारे वर्ड एक साथ दिख जाए। देखिए, क्लेवर मतलब चतुर। हिलसाइड मतलब पहाड़ी ढलान। टेरेस सीढ़ीदार खेत या छत भी कहते हैं। फार्मिंग मतलब खेती करना। नियर मतलब पास। मैं कुछ छोटे छोटे वर्ड मीनिंग भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पेयर होता है जोड़ा, पेयर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स जो होता है बैल का जोड़ा। हार्डली मतलब मुश्किल से। आगे है क्राइड चिल्लाया। एंग्री गुस्सा। ग्रो उगना। हार्वेस्ट फसल। प्लीज्ड खुश हुआ। देखिए प्लीज्ड जो है संतुष्ट होना, अगर मैं यहाँ से डी हटा दूँ तो इसका मतलब है खुश होना, है ना, समझना मेरी बात को।
अगर डी हटा दूँ तो खुश होना, और डी लगा दूँ तो खुश हुआ। व्हीट मतलब गेहूँ, ऐसी एग्रीड में लिखा हुआ, एग्रीड का मतलब होता है सहमत हुआ। अगर मैं डी हटा दूँ तो इसका मतलब होगा सहमत होना। ठीक है, मतलब एक ही है, वर्ड में डी लगाने से सहमत हुआ। और ग्राउंड नट मतलब मूंगफली। तो ये दोनों तरह के वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिखें और उन्हें याद करें। यहाँ पर वीडियो पॉज कर लें और इन सारे वर्ड मीनिंगों को उतार लें। अब हम चलते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स इसमें 7 हैं, जिसमें से एक तो टिक मार्क वाला है, बाकी 6 हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम बाकायदा इन्हें इनकी हिंदी को पढ़ते हुए याद करेंगे, वो समझेंगे, ताकि ये आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फार्मर लिव? किसान कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? तो वो पहाड़ी की ढाल पर। द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। किसान पहाड़ी ढाल पर रहता था। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड? पहाड़ी ढालों पर किस प्रकार की खेती होती थी? टेरेस फार्मिंग, यानी कि सीढ़ीदार खेतों वाली। तो टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, ये गलती से लग गया, इसे आप हटा के फुल स्टॉप लगा लेंगे, ये वाला वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। आगे है, वाई वाज द टॉल मैन एंग्री? लंबा आदमी गुस्सा क्या हुआ था? सबसे पहले हिंदी में पता होना चाहिए क्यों गुस्सा हुआ था। क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो किसान उसकी छत पर खेत जोत रहा है। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द टॉल मैन वाज एंग्री बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा, दैट द फार्मर वाज प्लोइंग हिज टेरेस, कि जो किसान है वो उसकी छत को जोत रहा है, जबकि छत उसकी थी ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा पहाड़ था, उसकी सारा पहाड़ उसकी छत थोड़ी होगा। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, हु प्लीज्ड द टॉल मैन एंड हाउ? यानी कि लंबे आदमी को किसने खुश किया और कैसे? ठीक है, तो किसने किया था? किसान ने किया था, और तो इस कहानी में कोई है नहीं। तो द फार्मर प्लीज्ड द टॉल मैन, किसान ने लंबे आदमी को खुश किया। एक उत्तर तो यहाँ तक हो गया। एंड हाउ, हाउ का मतलब उत्तर आगे है। द फार्मर टोल्ड द टॉल मैन ही विल शेयर हिज हार्वेस्ट विद हिम, कि उसने उससे कह दिया कि वो अपनी जो है फसल को उसके साथ बांट लेगा, यानी कि शेयर कर लेगा। ये इसके 4 प्रश्न हैं। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। हु वाज क्लेवरर? क्लेवरर मतलब दोनों में सबसे ज़्यादा चतुर कौन था? द फार्मर और द टॉल मैन, किसान या फिर वो लंबा आदमी? गिव रीजन, उसका कारण भी बताओ। तो ये तो आपको पता चल गया कौन था क्लेवर, किसान। तो इसका एक उत्तर तो ये हो गया, द फार्मर वाज क्लेवर। ठीक है, दूसरा उत्तर क्या देना है, इसका रीजन क्या है, वो मैंने ये लिखा है, द फार्मर शेयर्ड हिज हार्वेस्ट, उसने अपनी जमीन, वो जो खेती उसके साथ बांटी, इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट द टॉल मैन गॉट नथिंग, कि लंबे आदमी को कुछ भी नहीं मिला। मिला उसे कुछ? जब वो ऊपर की चाहता था वो नीचे उगा लेता था, जब नीचे की चाहता था वो ऊपर उगा लेता था। तो वो उसने दिमाग से ही तो चला था। तो इसका उत्तर यही है, द फार्मर शेयर्ड हिज हार्वेस्ट इन सच ए वे दैट द टॉल मैन गॉट नथिंग। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न किताब में बताऊंगा इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। 7वां प्रश्न है, नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड। अबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और ग्राउंड मतलब जमीन से। तो ऐसी 2 फसलों के नाम बताओ जो जमीन से ऊपर उगती हैं, और बिलो मतलब होता है नीचे। ये अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। ऐसी 2 फसलों के बताओ जो जमीन के नीचे उगती हैं। तो क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, 2 फसलें जो जमीन के ऊपर हैं, देखिए गेहूँ उगती है और चावल। मुझे ये 2 पता है, व्हीट और राइस। और भी बहुत होती हैं जमीन के ऊपर तो, पर मैंने ये 2 लिख दी हैं। ठीक है, क्रॉप्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, और ज़मीन के नीचे कौन कौन सी? एक तो ग्राउंड नट जो कि इस कहानी में बताई गई है, और एक पटेटो यानी कि आलू। आलू भी तो ज़मीन के अंदर ही उगते हैं, तो आलू। ठीक है, तो ये 2 मैंने लिख दिए, बाकी और भी बहुत सारी फसलें होती हैं ज़मीन के ऊपर और अंदर उगती हैं। अब ये तो इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिए। अब बात करते हैं हम इसके बुक वर्क की, कि बुक वर्क में क्या करना है। सबसे पहले तो जो इसमें प्रश्न नंबर 6 है उसे देखते हैं कि वो क्या था, क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया था। तो पहले प्रश्न नंबर 6 को हम देखते हैं। छठा वाला प्रश्न है इसमें, F नंबर वाला, द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा। क्या खरीदा था? पेयर ऑफ काउज मतलब गाय का जोड़ा, पेयर ऑफ बफेलोज भैंसों का जोड़ा, पेयर ऑफ बुलक्स बैलों का जोड़ा, या पेयर ऑफ हॉर्सेस घोड़ों का जोड़ा। तो क्या खरीदा था उसने? पेयर ऑफ बुलक्स बैलों का जोड़ा। तो इस पे आपको टिक लगा देना है और यहाँ खाली स्थान में लिख देना है, इसलिए मैंने इसे उतारा नहीं था।
अब आगे के क्लास वर्क पर चलते हैं, एक्सरसाइज वर्क जो है इसका, बुक वर्क। सबसे पहले है ये खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इन 5 वर्डों से इन 5 खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, तो इन खाली स्थानों को इसमें इस तरीके से भरना है कि ये एक एक वर्ड हर एक में आ जाए, पर कौन सा वर्ड कहाँ आना है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है द फार्मर, खाली स्थान, सीड्स इन द सॉइल। फार्मर और सीड्स मतलब होता है बोता है, इन द सॉइल जमीन में यानी कि मिट्टी में, तो उसमें क्या होता है बोने की अंग्रेजी आएगी और वो है हमारी सोड। तो इसमें तो आ जाएगी SOWED। ठीक है जी, सोड मतलब बोना। ही टॉट हिज डॉग सम खालिस्तान ट्रिक्स। उसने अपने कुत्ते को सिखाई, क्या सिखाई? सम क्लेवर ट्रिक्स। क्लेवर मतलब चतुराई भरी ट्रिक्स। ये पार्ट से अलग है, इसमें अपना दिमाग लगाना है। द राइस, चावल, वाज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर। फ्लड कहते हैं बाढ़ को, बाढ़ आती है ना, पानी की बहुत सारी बाढ़, एकदम पानी बह के आ जाता है। तो राइस की फसल को डैमेज कर दिया था किसने? बाढ़ ने। तो राइस के साथ आएगा क्रॉप। क्रॉप मतलब होती है फसल, हार्वेस्ट मतलब भी फसल ही होती है। तो चावल की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था? बाढ़ ने। तो तीसरे में आ गया क्रॉप। तो 3 चले गए हमारे, एक तो ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया। कौन से बचे हैं? ये दोनों। रोहन परचेज्ड ए खालिस्तान ऑफ ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें आएगा पेयर। ग्लव्स पहनते हैं जो हाथों में, तो वो जोड़ों में तो आते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो पेयर मतलब जोड़ा। अब जो लास्ट बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, फूल्ड मतलब मूर्ख बनाना। आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। मैं दोबारा से दुकानदार से पागल बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये 5 खाली स्थान हो गए, आप इन्हें समझिए और याद करिए। अब जो आगे की एक्टिविटी है लैंग्वेज प्रैक्टिस वाली, इसके लिए पहले आप एक चीज़ समझिए, उसके बाद आप इस वाले खाली स्थानों को भरेंगे। मैं पहले आपको इसे बता देता हूँ। ये एक क्लासरूम का दृश्य दे रखा है आपको, और ये जानवर बैठे हैं सारे। ये है काव, ये खरगोश, ये हाथी, और ये सब इनके बच्चे हैं। तो अंग्रेजी में इनके बच्चों को क्या कहते हैं, वो इसका वो है उद्देश्य है इस वाली लैंग्वेज प्रैक्टिस का, कि अंग्रेजी में इन जानवरों के बच्चों को क्या क्या कहते हैं। और दूसरा, इसमें जो इज़ एम आर में से क्या क्या आएगा वो है। इस लैंग्वेज प्रैक्टिस के 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो इज़ एम आर का प्रयोग कैसे होगा, और दूसरा जानवरों के बच्चों के नाम क्या क्या होते हैं। तो पहले हम आपको वही पढ़ा देते हैं, तब हम इसे पढ़ेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम जानवरों के बच्चों के नाम और इज़ एम आर कहाँ कहाँ यूज होता है उसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इज़ एम आर कहाँ यूज होता है। देखिए, तो इज़ यूज होता है एक वचन के साथ। एक वचन मतलब एक आदमी, जहाँ भी एक आदमी होगा उसके साथ इज आएगा, और एक से ज़्यादा हो गए तो वहाँ आएगा आर। जैसे एक आदमी का मतलब है राम, वह, सीता, तो वह है तो एक ही होगा ना, और वे हो जाए तो बहुत सारे हो गए तो आ जाएगा आर। और जहाँ आई आएगा वहाँ हमेशा क्या आता है? एम। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। एक आदमी होगा तो इज़, एक से ज़्यादा हो गए तो आर, और आई के साथ एम। इसके बाद होते हैं कुछ जानवरों के बच्चों के नाम, वो पढ़ लेते हैं। देखिए, कुत्ते को बच्चे को कहते हैं हम पप्पी, पिल्ला पिल्ला कहते हैं उसे, पप्पी कहते हैं अंग्रेजी में। शेर के बच्चे का नाम होता है कब। गाय के बच्चे का नाम होता है काफ, इसमें एल क्या है हमारा? साइलेंट है। सूअर के बच्चे का नाम होता है पिगलेट, और बिल्ली के बच्चे का नाम होता है किटिन्स। खरगोश के बच्चे का नाम होता है बन्नी। घोड़े के बच्चे का नाम होता है फोल। बकरी के बच्चे का नाम होता है किड, और भेड़ के बच्चे का नाम होता है लैम्ब, और हाथी के बच्चे का वही होता है जो कि गाय के बच्चे का होता है काफ। तो ये सारे बच्चों के नाम आपको याद कर लेने हैं। मैं इस पिक्चर को छोटी कर रहा हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके इन नामों को उतार लें। ठीक है, ये सारे नाम हैं, इन नामों को आप उतार लें। कुछ ये है और कुछ एक ये नीचे हाथी का। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें उतार लें। ठीक है, अब हम चलते हैं उस किताब के क्वेश्चन की तरफ जो कि जिसके लिए हमने ये पढ़ाया था। अब हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला है दिस खालिस्तान मिसिस काउज क्लासरूम। तो दिस के बाद ये क्या लगेगा? इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक वर्ड लगेगा
तो दिस के बाद लगेगा इज। ये एक वचन बहुवचन में से नहीं है, ये दिस के साथ हमेशा इज ही लगता है, ये आपको याद रखना है। 2 बनी रैबिट्स, बनी रैबिट्स का मतलब मैंने क्या बताया था, खरगोश के बच्चे बनी कहते हैं ना, और रैबिट्स मतलब खरगोश। सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, अब ये एक वचन है या बहुवचन है, देखिए एक से ज़्यादा हो गया, 2 है ना ये, तो क्या आएगा, फिर आएगा आर। ठीक है, एक होता तो क्या आता, इज। अगला है द काफ एलिफेंट, काफ एलिफेंट मतलब हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा तो अकेला ही है ना, द काफ मतलब एक ही है, 2 तो है नहीं, तो उसके लिए आ जाएगा इज। सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, वो लास्ट बेंच बैठे हैं, ये रहा लास्ट बेंच पर हाथी का बच्चा है। अगला है आई, द मॉनिटर सेज द पप्पी, पप्पी मतलब पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। आई के साथ मैंने क्या बताया, आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम, तो यहाँ आ जाएगा एम। ठीक है, द पिगलेट एंड द कब पनिश्ड बाय मिसिस काउ, पिगलेट क्या होता है, सुअर का बच्चा, और कब क्या होता है, शेर का बच्चा। तो 2 हो गए, 2 जने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर। ठीक है जी, 2 जने हैं तो आर। दे पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, उन्हें पनिश किस लिए किया गया, क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया। तो दे मतलब होता है वे, और वे आ गया तो कैसे हो गए, बहुत सारे, तो आ जाएगा आर। अगला है मिसिस काव राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ऑन द बोर्ड, तो मिसिस काव तो अकेली है, अल्फ़ाबेट लिख रही है, ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं, तो आ जाएगा अकेली है तो इज आ जाएगा। ठीक है जी। और अगला है आई सॉरी, आई के साथ क्या आता है हमेशा, एम। आई एम सॉरी सेज द किटन, किटन किसे कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को, व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग, जब उसने अपना बस्ता गिरा दिया तो उसने कहा आई एम सॉरी। तो इस कहानी, इस वाली एक्टिविटी के 2 उद्देश्य थे, एक तो इज एम आर का प्रयोग बताना और एक जानवरों के बच्चों के नाम बताना। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी लगी, इसलिए मैंने आपको ये कराई है, और मैंने आपको ये दोनों चीज़ें भी बता दी हैं। आप जानवरों के बच्चों के नाम और ये याद ज़रूर कर लें। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इन्हें ज़रूर उतार लें, क्वेश्चन आंसर उतारें, वर्ड मीनिंग उतारें, पूरे पार्ट को दोबारा पढ़ें, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पढ़ें, आपको पार्ट ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।